स्मार्ट लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के भाग में हमने आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाओं के बारे में भी हम समझ चुके हैं। साथ साथ में हम उद्योगों का अर्थ समझने की कोशिश की है और उद्योगों का वर्गीकरण भी किया है, जिसमें कच्चा माल पर आधारित कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग पर चर्चा कर चुके हैं। साथ साथ में हमने आकार पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमें लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग देखे हैं। स्वामित्व के आधार पर भी हमने उद्योगों का वर्गीकरण किया, जिसमें हम निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किए थे। और हमने उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक समझने की कोशिश करने वाले थे। आज हम इस अध्याय में यही पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश, भारत में औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक विपदा क्या होती है, इन मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हो सकते हैं। प्रभावित करने वाले कारक का मतलब होता है कि जिन चीज़ों की उद्योगों को बनाने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलेंगे प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि उद्योगों किसी भी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अगर कच्चे माल की उपलब्धता है तो उद्योग अच्छी तरह से चल सकता है। बाद में दूसरा है भूमि, क्योंकि उद्योगों की स्थापना करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, वो जरूरी है। उद्योगों को चलाने के लिए जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होना जरूरी होती है। साथ साथ में उद्योगों से उत्पादन निर्माण करने के लिए श्रमिक या श्रम की भी ज़रूरत होती है। अगर वो उपलब्ध है तो उद्योग अच्छी तरह से चल सकते हैं। साथ साथ में बिजली पर चलने वाले उद्योग होते हैं, तो शक्ति मतलब पावर, जिसको एनर्जी बोलते हैं, या बिजली चाहिए, बिजली की ज़रूरत होती है। पूंजी, अगर उद्योगों की स्थापना करना है तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पूंजी लगानी पड़ती है, तभी हम ज़रूरत चीज़ों को खरीदी कर सकते हैं, कच्चा माल खरीदी कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी मशीनरीज होती है, उसको खरीदी कर सकते हैं और बाद में अच्छी तरह से उत्पादन ले सकते हैं। साथ साथ में उत्पादन किया गया माल को अन्यत्र हिलाने के लिए, अन्यत्र सप्लाई करने के लिए, उसके लिए परिवहन की भी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। अगर वो स्थल मार्ग हो, जल मार्ग हो या वायु मार्ग हो, किसी भी मार्ग से उसका अन्य बाज़ारों में, दूर के बाज़ारों में जहाँ पर उसकी मांग होती है, वहाँ भेजने के लिए परिवहन की भी ज़रूरत होती है। साथ साथ में अगर पास में बाज़ार है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाज़ार पास में होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है, परिवहन का जो खर्चा होता है, वो बच जाता है, जिससे उद्योगों को लाभ हो सकता है। इस प्रकार से उद्योगों को जो स्थिति होती है, उस स्थिति को प्रभावित करने वाले ये महत्वपूर्ण कारक हो गए हैं। श्रम उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो ये उद्योग वही स्थानों पर हो सकते हैं। कभी कभी सरकार क्या करती है कि कम दाम पर या सब्सिडी पर विद्युत उपलब्ध करके देती है, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। जैसे कोई सब्सिडी होती है, कम ब्याज रेट पर उनको कर्जा मंजूर कर दिए जाते हैं, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना की जाए और उस इलाके का विकास हो सके। और औद्योगिकरण जो होता है वो जनरली नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है, क्योंकि ये औद्योगिकरण जनरली नगर और शहरों के पास होते हैं, क्योंकि वहाँ मार्केट बाज़ार उपलब्ध होता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध होती है। साथ साथ में ग्रामीण इलाके से लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं और इसीलिए नगर और शहरों के पास ही इसका विकास होता है और इसीलिए
इसीलिए औद्योगिकरण से नगर और शहरों का विकास होता है, ऐसा माना जाता है। इस चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि उद्योगों की जो अवस्थिति होती है उससे संबंधित कौन कौन से कारक है, जैसे कि हमने इसके पहले भी समझ चुके हैं। संचार माध्यम होता है, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, ये सभी उद्योगों के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। इसके बिना हम उद्योगों की कल्पना नहीं कर सकते। अगला मुद्दा है औद्योगिक तंत्र हम किसे कह सकते हैं। औद्योगिक तंत्र में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि एक है निवेश। निवेश का मतलब होता है कि उस उद्योग के लिए कुछ पूंजी लगानी पड़ती है, मतलब मशीनरी खरीदी करनी पड़ती है, कच्चा माल खरीदी करना पड़ता है और भी कुछ अन्य चीज़ों के लिए उसको खर्चा करना पड़ता है, मतलब निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। प्रक्रम का मतलब होता है कि जैसे कि हमने फैक्ट्री बना ली है, फैक्ट्री में कच्चा माल भी हमने खरीदी कर लिया है, श्रम भी है, लेबर भी है, पावर भी है यहाँ, फिर इनके माध्यम से हम यहाँ से कच्चे माल का रूपांतर पक्के माल में करेंगे, तो ये हो गया प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब जिसको हम प्रोसेस कहेंगे, कच्चे माल का रूपांतर पक्के माल में हम करते हैं तो हम उसको बोलेंगे प्रक्रम। बाद में ये पक्का माल बनने के बाद हम जो जिस कस्टमर को या कंज्यूमर को, ग्राहकों के लिए हम इसको बाजारों में भेजते हैं, मतलब इसको निर्गत कहेंगे हम। तो इस प्रकार से निवेश करना, प्रक्रम करना और बाद में उसका सप्लाई करना, उसको बोल देंगे औद्योगिक तंत्र, जिसमें निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में देखिए कच्चे माल होते हैं, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना इसमें शामिल होती है। और प्रक्रम में ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। परिष्कृत मतलब पक्के माल में परिवर्तित कर लेते हैं। निर्गत का मतलब होता है अंतिम उत्पादन, जैसे कि हमने बोले हैं कि जो कंज्यूम करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए रेडी होता है, तैयार होता है, इससे अर्जित आय होती है, क्योंकि मतलब ये बेचने के बाद वो पैसा मिलता है फैक्ट्री मालिक को या बेचने वालों को। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो कपास यह कच्चा माल हो गया है। मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं ये। और प्रक्रम में आते हैं ओटाई करना, कटाई करना, बुनाई करना, रंगाई करना, छपाई करना, ये सभी काम प्रक्रम में आते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस होती है। और बाद में ये सभी होने के बाद कमीज जो हम पहनते हैं वह उत्पादन बनता है, तो ये हो गया है निर्गत। तो इस प्रकार से निवेश करना, प्रक्रम करना और निर्गत करना, ये औद्योगिक तंत्र के 3 प्रमुख कारक या घटक होते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि मखाने के खाद्य प्रकरण की अवस्था होती है। मखाना एक प्रोडक्ट होता है और जिस पर जो निकाला जाता है उसको शुद्ध किया जाता है, उस पर प्रोसेस की जाती है, बाद में प्रोसेस करने के बाद उसको पैकिंग की जाती है और ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से ये मखाने के खाद्य प्रक्रम की व्यवस्था आपको बताई गई है। और अगले हिस्से में हम देखने वाले हैं कि उभरते हुए उद्योग किसे कहते हैं, जिसको सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, वह है सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी को हम बोलेंगे सनराइज उद्योग। इसमें स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग भी शामिल हो सकते हैं। सनराइज का मतलब होता है कि जो अभी उभरते हुए उद्योग है, जो आगे जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग यह बन सकते हैं, क्योंकि मानव की जो ज़रूरतें होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर भी निर्भर हो सकती है और इसीलिए उसको स्कोप होता है, उसको भविष्य में ज़्यादा महत्व आ सकता है। दुनिया में और भारत में हम औद्योगिक प्रदेश की हम बात करने वाले हैं। जैसे कि औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, क्योंकि वह एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, एक साइकिल की देखते हैं। साइकिल में अलग अलग पुर्जे होते हैं, अलग अलग स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि साइकिल के चक्के होते हैं, साइकिल की बॉडी भी होती है, और साइकिल की चक्के बनाने वाले, टायर बनाने वाली अलग कंपनी हो सकती है, उसकी बॉडी बनाने वाले अलग कंपनी हो सकती है, उसकी चेन बनाने वाले अलग हो सकती है, उसके ब्रेक बनाने वाले अलग कंपनी हो सकती है।
और मान लीजिए कि ये अलग अलग स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, लेकिन अगर ये एक ही इलाके में है तो वह एक ही इलाके में होने के कारण जो साइकिल उद्योग होता है, साइकिल उद्योग या साइकिल बनाने या साइकिल को असेंबल करने का जो काम किया जाता है, उन व्यापारियों को यहाँ से मतलब तीनों चारों कंपनियों से ये स्पेयर पार्ट्स आसानी से खरीदी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से औद्योगिक प्रदेश में जब इसमें कहा गया है कि कई तरह के उद्योग तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपने निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व की अगर हम बात करेंगे तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश होते हैं जैसे कि पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया होते हैं। ये विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों का विकास हो चुका है। और मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः जो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। अभी इसके भी कारण हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है, जो इंसान के लिए या अन्य कामों के लिए ये पोषक वातावरण होता है, पोषक जलवायु होती है। समुद्री पत्तनों के समीप इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ से आसानी से कच्चा माल लाया जा सकता है या बनाया हुआ पक्का माल आसानी से अन्य देशों में भेजा जा सकता है और इसीलिए पत्तन होने के कारण इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहाँ कोयला होता है, कोयला यह ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, कच्चा माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसीलिए इस इलाके में अगर कोयला है तो कोयले का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इसीलिए कोयले के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को पाया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं दुनिया का मैप दिया गया है और यहाँ विश्व की औद्योगिक पट्टी यहाँ दिखाई गई है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यह औद्योगिक पट्टी है, जैसे कि ये पट्टी है जो विश्व की औद्योगिक पट्टी के रूप में जानी जाती है। और ये जो ब्लैक कलर में, काले कलर में जो दिखाया गया है कि यह औद्योगिक प्रदेश है, दुनिया में औद्योगिक प्रदेश के रूप में ये जाना जाता है। भारत में औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो यहाँ हम कुछ जाने माने नाम का उल्लेख कर सकते हैं कि जैसे कि मुंबई पुणे समूह, बंगलोर, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये इलाका भारत में औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जैसे मैप में भी आप देख सकते हैं कि कुछ इलाका काले कलर में दिखाया गया है, यह औद्योगिक प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है भारत में। दोस्तों, जिस प्रकार से औद्योगिक विकास होता है, औद्योगिक विकास के जिस प्रकार से फायदे होते हैं उसी तरह से कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन नुकसान यह इंसान की गैर जिम्मेदारी या नज़रअंदाज करने के वजह से हो सकते हैं। तो ऐसे ही औद्योगिक विकास के जाल में हम जब केवल अपना फ़ायदा ही देखने की कोशिश करते हैं और दूसरों के हितों का या कल्याणों के तरफ हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है जिसको हम औद्योगिक विपदा कहते हैं। कि विपदा का मतलब आपत्ति या संकट कहा जाता है। तो यह उद्योगों में जो दुर्घटना होती है या विपदा होती है, मुख्य रूप से जो तकनीक की विफलता का संकट होता है और वहाँ से निकलने वाले कुछ पदार्थ होते हैं बेतरी उपयोग के कारण घटित होती है। और ऐसी ही एक घटना भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित हुई है। अब तक की यह सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना के रूप में जानी जाती है और यह प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटकनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली जो मिथाइल आइसोसाइनेट जिसका MIC गैस का रिसाव हुआ था। और 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इस आंकड़ों के अनुसार हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति मतलब इम्यूनिटी पावर उनकी खत्म हो गई, आंत्रशोथ विकृतियाँ जैसे मतलब पेट के कुछ विकृतियाँ होती है, डिसीजेस होती है, उससे आज भी वह पीड़ित है। तो ये हो गई भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल
औद्योगिक दुर्घटना भी हम कह सकते हैं इसको, यही है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। यहां हम देख रहे हैं कि 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हुई थी तथा 9000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। जिस प्रकार से भारत में भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, उसी प्रकार से चीन में गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट हो गया था और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए थे और वो जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। तो इस प्रकार से दुर्घटना हो सकती है। जो औद्योगिक विकास तो होता है, लेकिन साथ साथ में तकनीकी की तरफ अगर हम दुर्लक्ष्य करते हैं तो इस प्रकार से जोखिम हमको उठानी पड़ती है। अगर जोखिम को अगर कम करना है हमको, तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए ये भी हमको सोचना पड़ता है। जैसे कि पहली बात है कि घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहली बात है। जहाँ आबादी होती है, जहाँ निवास लोग करते हैं, उस इलाके से कई दूर उसको रखना चाहिए। दूसरी बात है, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अपने कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रकार से खतरनाक विषारी पदार्थों को हम संग्रहण करते हैं और बाद में उसका नतीजा सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। तीसरी बात है, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। हर जगह इस प्रकार से अलार्म लगाने चाहिए जिससे लोगों को सावध जागरूक किया जा सकता है। चौथी बात है, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए, क्योंकि अमर्याद रूप से जब हम किसी ऐसे विषैली पदार्थों का भंडारण करते हैं तो उस पर कोई पाबंदी न होने के कारण बाद में इस प्रकार से कोई अगर आपत्ति होती है, ऐसे दुर्घटना होती है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। पांचवी बात है, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए, क्योंकि उद्योगों से प्रदूषण होता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऐसी कोई मशीनरी होनी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो सके और आम लोगों को शुद्ध हवा मिल सके। दोस्तों, इस तरह से हमने इस अध्याय के कुछ मुद्दों पर चर्चा की है, जैसे कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक विपदा। और अगले भाग में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्रमुख उद्योगों का वितरण किस प्रकार से हुआ है, भारत में लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना किस प्रकार से हुई है, और बाद में हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से औद्योगिक विकास का आरंभ हुआ है।